जब दो केव डाइवर्स ने डाइविंग के बेसिक रूल को तोड़ा तो उनमें से एक को भयानक रिजल्ट भुगतने पड़े। इस स्ट्रगल में सर्वाइवल के लिए पूरी कोशिश की गई और यही है एजेंट ऑलवेट ट्रेजेडी की कहानी। सच्चे केव एक्सप्लोरर्स एक अलग ही जज्बे के साथ होते हैं जो ऐसी जगहों की खोज में निकलते हैं जहां कोई पहले नहीं पहुंचा। मार्टिन फार और रॉजर सोलारी भी ऐसे ही एक्सप्लोरर्स थे। वो यूके के सबसे बड़े केव सिस्टम्स की एक्सप्लोरेशन कर रहे थे और उनका मकसद था वहां की मानी हुई पैसेजेस से आगे का रास्ता खोजना। मार्टिन और रॉजर काफी एक्सपीरियंस थे, हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 23 और 26 साल ही थी। दोनों ड्राई केविंग लगभग एक दशक से कर रहे थे, लेकिन केव डाइविंग में उन्होंने 3 साल पहले कदम रखा था। 1974 में उन्होंने साउथ वेल्स में एजेंट ऑलवेट केव सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के लिए टीम अप किया। हाल ही में एक मेजर एक्सप्लोरर जॉन पार्कर ने तीसरे सम्प की खोज के बाद एक्सप्लोरेशन छोड़ दी थी। सम्प एक ऐसी टनल होती है जो एलिवेशन में नीचे की ओर जाती है और पानी से भरी होती है। छोटे सम्प्स में तो कावर अपना सांस रोककर तैर सकते हैं, लेकिन लंबे सम्प्स में स्कूबा डाइविंग गियर की जरूरत होती है। पहले से खोजे गए 2 सम्प्स को पार करके मार्टिन और रॉजर तीसरे सम्प को एक्सप्लोर करना चाहते थे। मई में एक प्लान बनाई गई, लेकिन रॉजर के घुटने में चोट लगने की वजह से मार्टिन को सोलो ट्रिप करनी पड़ी। सोलो ट्रिप में ज्यादा खतरा होता है क्योंकि मुश्किल आने पर मदद के लिए कोई नहीं होता। मार्टिन को यह रिस्क पता था, लेकिन वो डिटरमिन्ड थे कि तीसरे सम्प के पार क्या है ये जानकर रहेंगे। तीसरे सम्प तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस केव के पैसेजेस से होकर गुजरने के लिए कई टनल्स, बोल्डर चोक्स और स्क्वीजेस से होकर निकलना पड़ता था, जो करीब 1 मील का रास्ता था। पहले सम्प तक पहुंचने के लिए मार्टिन को सदर्न स्ट्रीम पैसेज से 4000 फुट की मुश्किल राहों से गुजरना पड़ा। पहले 2 सम्प्स तो उसके लिए मैनेजेबल थे क्योंकि उनके डाइव लेंथ्स 85 फुट ही थे, लेकिन तीसरा सम्प इससे काफी लंबा था और अभी तक किसी ने उसे पूरी तरह पार नहीं किया था। मार्टिन ने 885 फुट लंबा थर्ड सम्प पार किया और एक एयर चेंबर में पहुंचा। फिर उन्होंने डाइविंग इक्विपमेंट को सम्प 3 के किनारे छोड़ा और करीब 1800 फुट के जिगजैग रास्ते पर आगे बढ़े। आखिरकार वो एक और सम्प तक पहुंचे। उन्हें पता था कि इस बार उनके पास इतनी एयर नहीं है कि वो अगले सम्प में जा सके। इस एक्सप्लोरेशन के बाद वो सरफेस पर लौटे और रॉजर को अगले ट्रिप की प्लानिंग के लिए कॉन्टैक्ट किया। अब उन्हें चौथे सम्प के एक्सप्लोरेशन के लिए एक्स्ट्रा एयर टैंक्स की जरूरत थी। 15 जून 1974 को रॉजर और मार्टिन एक बार फिर उसी पाथ पर निकले जहां मार्टिन पहले जा चुके थे, ताकि वो चौथे सम्प का रहस्य जान सके। कुछ ही हफ्ते पहले जब रॉजर और मार्टिन सम्प 3 में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने अपने एयर सिलेंडर को बदल लिया था और वापसी के लिए पार्शियल रूप से उपयोग किए गए टैंक को किनारे पर छोड़ दिया था। उन्होंने केव में 3-3 टैंक ले जाने के बाद अब वे सम्प 3 की डाइव के लिए 2 फुल टैंकों के साथ शुरुआत कर रहे थे। जैसे ही वे सम्प 3 से बाहर निकले, उनके लिए नए रास्ते का ये अनुभव रॉजर के लिए पहला था और दोनों में एक्सप्लोरेशन का जोश महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे सम्प पूल के पास पहुंचे और अपना डिवाइस रखा, एक अचानक से भारी डर का एहसास हुआ। पहले का उत्साह अब एक गंभीर सन्नाटा में बदल गया। दोनों अभी भी डाइव करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इस मूड में बदलाव को वे महसूस कर रहे थे। वे बहुत दूर थे और दीवारें जैसे उन पर गिर रही थीं और हवा घुटन भरी लग रही थी। उनके पास सम्प 4 की डाइव के लिए फुल टैंक थे, लेकिन फिर भी यह बात उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। अगर किसी एक वॉल्व में टूटना या ट्यूब में कोई नुकसान हुआ तो वे इसी कमरे में फंस सकते थे। इस भारी माइंडसेट के बावजूद दोनों ने अपने डिवाइस इकट्ठा किए और पानी के नीचे उतर गए। रॉजर के पास 400 फीट का एक रील था जिसे उन्हें बिछाना था, जबकि मार्टिन ने 1000 फीट का एक और रील लाया था। वे एक टीम के रूप में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन असल में हर एक को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना था और यह तय करना था कि कब लौटना है। रॉजर के टैंक थोड़े छोटे थे, इसलिए उन्हें पता था कि वह शायद मार्टिन से पहले लौटेंगे। वे धीरे धीरे नए खोजे गए सम्प में आगे बढ़े, अपने शरीर को नैरो प्लेसेस से गुजरने के लिए मोड़ते हुए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, उनका तनाव बढ़ता गया। रॉजर का रील 400 फीट पर खत्म हो गया। उस समय मार्टिन ने अपने लाइन को बांध दिया और देखा कि रॉजर को फिर से साइंस की समस्या हो रही थी। रॉजर ने पहले भी ऐसा अनुभव किया था, लेकिन वह इस दर्द को अपने इस महत्वपूर्ण खोज में रुकावट नहीं बनने देना चाहते थे। मार्टिन ने बेसिक रूल ऑफ डाइविंग का वायोलेशन किया।
जो कि कहता है कि अगर आप अपनी एयर का 1/3 बाहर जाने में यूज करते हैं तो आपको वापसी के लिए भी 1/3 रखना चाहिए और 1/3 इमरजेंसी के लिए। मार्टिन ने पहले 1/3 एयर का यूज किया था और उसे लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वह एक ग्रेवल वॉल पर पहुंचा और उसे लगा कि शायद वह सम्प के अंत के पास आ रहा है और ऊपर एक एयर पॉकेट होगी। उसने दीवार के साथ ऊपर चढ़ने की योजना बनाई ताकि वह वहां सांस ले सके और फिर वापस लौट सके। लेकिन जब वह 3 फीट की गहराई पर पहुंचा तो उसकी उम्मीद टूट गई। ऊपर सिर्फ एक चट्टान की छत थी। मार्टिन को लगा कि उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन रास्ता दाईं ओर चला गया और उसने सोचा कि शायद वहां हवा हो। जब वह 30 फीट आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक डेड एंड था। अब उसे वापस लौटना था और उसने देखा कि रॉजर उस पासेस के टॉप पर खड़ा है और काफी सरप्राइज्ड नजर आ रहा है। मार्टिन ने जल्दी से सिग्नल की कि हमें तुरंत निकलना होगा। रॉजर के चेहरे पर वह एंग्विश्ड लुक था, ये शायद यह सोचकर कि क्या उसके पास 500 फीट की वापसी के लिए इनफ एयर है। दोनों ने पाया कि सम्प का अंत किसी नए केव या एयर पॉकेट से नहीं हो रहा है। मार्टिन ने तेजी से बाहर निकलने के लिए लाइन के साथ नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वह लगभग 130 फीट वापस आ गया तो उसका टैंक खत्म हो गया। उसने काल्मली रिजर्व टैंक पर स्विच करने की कोशिश की, लेकिन एक क्विक कैलकुलेशन ने दिखाया कि उसके पास अगले 300 फीट और सम्प 3 में 850 फीट की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मार्टिन ने सम्प 4 के पूल में उभरे हुए राहत का अनुभव किया, लेकिन जब उसने अपने गेज को चेक किया तो पता चला कि उसके पास अगली डाइव के लिए बेयरली इनफ एयर है। ये एक भयानक एहसास था कि वह कितनी करीब था एक इमरजेंसी सिचुएशन के। जब वह रॉजर का इंतजार कर रहा था तब मार्टिन ने पानी से बाहर निकलकर किनारे पर बैठ गया ताकि वह अपनी नसों को शांत कर सके। मार्टिन को पता था कि रॉजर के पास उससे भी कम एयर है, इसलिए अगर वह सतह पर नहीं आया अगले कुछ मिनटों में सिचुएशन बहुत खराब हो गई। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट। मार्टिन को समझ में आ रहा था कि अगर रॉजर सम्प 4 से बाहर आया भी तो उसके पास सम्प 3 के लिए इनफ एयर नहीं होगी। हर मिनट बीत रहा था और पानी में कोई हलचल या बुलबुला नहीं था। सब कुछ एकदम चुप था। 1 घंटे के बाद मार्टिन को पूरा यकीन हो गया कि रॉजर के पास अब एयर खत्म हो चुकी होगी और सम्प में कोई एयर पॉकेट नहीं थी। मार्टिन ने पानी में कदम रखा और गाइडलाइन को कसने के लिए खींचा। उसने खींचना जारी रखा, तब उसे समझ में आया कि लाइन अब जुड़ी नहीं थी। उसने लाइन को वापस खींचा और देखा कि वो कट गई थी। ये 430 फीट के निशान पर थी, जिसका मतलब था कि रॉजर उस 500 फीट के बिंदु से लौट रहा था जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। ये शायद वो जगह थी जहां रॉजर को टैंक स्विच करना पड़ा। वह सतह पर तैर गया और अपनी आर्म को लाइन के माध्यम से डाल दिया ताकि वह इसे न खो दे। 1974 में टैंक स्विच करना आसान नहीं था। इंस्ट्रूमेंट अच्छे से डिजाइन नहीं किए गए थे और स्वैप करने के लिए वॉल्व ढूंढना काफी मुश्किल था। जब टैंक में एयर कम हो जाती थी तो डाइवर को सच में सांस खींचकर एयर निकालनी पड़ती थी, जो बहुत मुश्किल और स्ट्रेसफुल होता था। इन हालात में रॉजर के गाइडलाइन में उलझ जाने की संभावना थी। उसे जल्दी से गाइडलाइन को काटना पड़ा हो सकता है, जिससे वो सही दिशा में नहीं जा पाया। बिना गाइडलाइन और गंदे पैसेजेस में आगे बढ़ना उसकी मुसीबत को और बढ़ा सकता था। ये तो साफ था कि उस टनल में एयर खत्म होने का कारण क्या था, लेकिन ये भी सच था कि वह बहुत मुश्किल में था। मार्टिन के मन में यह डर था कि अगर रॉजर ने सही दिशा नहीं पकड़ी तो वह और भी गहराई में जा सकता है। अब एक डाइवर के रूप में मार्टिन को अपने दोस्त की मदद करने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रॉजर बहुत तनाव में था और सांस लेने के लिए कोई एयर पॉकेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दुखद सच्चाई यह थी कि उसे कोई एयर पॉकेट नहीं मिली। मार्टिन को खुद को संभालना पड़ा और शांत रहकर अगले 3 डाइव और ऊपर चढ़ाई के लिए तैयार होना पड़ा। उसे घंटों लगेंगे ये बताने में कि रॉजर का क्या हुआ और फिर एक सर्च टीम को इकट्ठा करना होगा ताकि उनके शरीर को ढूंढा जा सके। अगर उन्होंने थर्ड्स रूल का पालन किया होता तो रॉजर आज भी जीवित होता। अगर रॉजर किसी तरह उलझ गया होता या गलत दिशा में चला गया होता और उसके पास आधा टैंक एयर बचा होता तो उसे खुद को फिर से ओरिएंट करने का मौका मिलता और वह सुरक्षित बाहर निकल सकता था। अगर मार्टिन ने भी एक रिजर्व रखा होता तो उसके पास इतना एयर होता कि वह लौटकर रॉजर को ढूंढ सकता जब उसे रास्ते में रॉजर नहीं मिला। इस हादसे के बाद मार्टिन ने कहा कि उसने फिर कभी थर्ड्स रूल नहीं तोड़ा। उसने अगले कई दशकों में एक अच्छी डाइविंग करियर बनाया। हादसे के बाद के हफ्तों और वर्षों में रॉजर को ढूंढने की सभी कोशिशें विफल रहीं।
वह सम्प 4 में कहीं नहीं मिला। मार्टिन ने 1981 में लगभग 700 फीट तक सम्प की खोज की, लेकिन उसे रॉजर का कोई सबूत नहीं मिला। ये एक बेहद चैलेंजिंग जगह थी और सभी इंस्ट्रूमेंट और एयर को 1 मील गहरे टनल के अंदर ले जाना पड़ता था। कई वर्षों बाद नए डाइवरों ने सम्प 4 के उस हिस्से को खोजने की कोशिश की जहां रॉजर का शरीर था। इयन रोलैंड और जूलियन वॉकर ने 1986 के पतझड़ में मार्टिन द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 720 फीट की गहराई तक पहुंचे और वहां उन्होंने 12 साल बाद रॉजर सैलरी का शव पाया। क्योंकि यह सम्प पहुंचना बहुत मुश्किल था, रॉजर के शव को निकालना लगभग असंभव था। इस वजह से यह तय किया गया कि उसके शव को वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसे निकालने में बहुत बड़ा खतरा था। अगले वर्ष इयन वॉकर ने सम्प 4 की एक और कठिन यात्रा की और 1987 में उसने सच्चे टर्मिनस को खोजा। उसे 87.5 फीट की यात्रा करनी पड़ी, जिसमें उसने रॉजर के शव के पास से गुजरते हुए पानी के नीचे तंग पैसेजेस को पार किया। अंत में उसने उस एयर पॉकेट को पाया जिसका सभी को इंतजार था। ये गुफा इस रास्ते का अंतिम पड़ाव थी और इसका किसी अन्य टनल या गुफा सिस्टम से कोई संबंध नहीं था। इस गुफा सिस्टम का प्रवेश अब बंद है और इसका चाबी केवल एक्सपीरियंस्ड डाइवरों को अप्रूव्ड परमिशन के साथ ही मिलती है।